नमस्कार। आज मैं बात करूंगा जॉन थॉमसन मॉडल की, रदरफोर्ड मॉडल की। शायद विज्ञान की नींव की आज मैं बात करने जा रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज ही ना हुई होती, तब जैसे आज हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया, जैसे आज आप आराम से वीडियो देखकर समझ पा रहे हैं, और हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन की खोज के बिना, क्या एटम की स्ट्रक्चर की जानकारी के बिना ये सब संभव हो पाता? 1897 में जॉन थॉमसन ने एक मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब एटम से मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं, और परमाणु उदासीन होता है, और परमाणु का जो साइज है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है, और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं निगेटिव हैं, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस मॉडल को पता है क्या कहा गया? प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज का मॉडल भी कहा गया। कि जैसे तरबूज में कहीं नहीं पता होता कि कहाँ बीज है कहाँ नहीं है, इसी प्रकार एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन का पता नहीं होता है। ये उन्होंने थॉमसन ने बताया। किसी भी चीज की जो शुरुआत करनी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें बहुत धीरे धीरे करेक्शन होते हैं, नए सिद्धांत आते हैं, पर हम कभी भी नींव को नहीं भूल सकते हैं। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। पता है प्लम पुडिंग मॉडल इसे क्यों कहते हैं? प्लम मीन्स मीठा व्यंजन। जैसे एक सॉरी पुडिंग, पुडिंग मीन्स मीठा व्यंजन। जैसे मीठे व्यंजन में उसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम आलू बुखारा डाल सकते हैं, प्लम डाल सकते हैं, तो प्लम आलू बुखारा, और पुडिंग मीठा व्यंजन। इसी प्रकार इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। कि जैसे पुडिंग का स्वाद बढ़ाने के लिए जगह जगह हम उसमें प्लम मिला सकते हैं, इसी प्रकार एटम में जगह जगह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किंतु एटम उदासीन होता है, एटम न्यूट्रल होता है। यह बताया था थॉमसन ने। किंतु यह मॉडल चूंकि प्रारंभिक मॉडल था, यह मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आगे खोजी हुई उन पर यह सफल ना उतर सका, और इस मॉडल में करेक्शन की जरूरत हुई। उनके बाद एक रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने बताया, देखिए रदरफोर्ड के समय तक जो खोजें थी उन्हें मिलाकर उन्होंने एक प्लानेटरी मॉडल प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में रहता है, और उस सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। यानी परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और परमाणु का अधिकांश पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से स्थान में सेंट्रलाइज्ड रहता है, और उस छोटे से स्थान को नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। इस प्रकार नाभिक की खोज हुई थी, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। किंतु इस मॉडल में भी बहुत सी कमियां रही। सबसे पहले यह इस मॉडल की कमी यह थी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी जनरेट करता है, एनर्जी भी देता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो है पाथ की जो रेडियस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी दे रहा है तो एनर्जी देता देता थक जाएगा, और उसके जो उसका पाथ है, उसकी जो रेडियस है, उसका जो जिस मार्ग पर वो चक्कर लगा रहा है, उसकी त्रिज्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद एक ऐसा समय भी आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। इस प्रकार यह मॉडल क्या नहीं कर सका? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को नहीं बता सका, और इस मॉडल में भी करेक्शन की जरूरत हुई। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, नील्स बोहर, 1913। नील्स बोहर ने क्या बताया कि नाभिक में ये बात ठीक है, परमाणु होता है, परमाणु का आकार भी ठीक बताया, 10 की घात माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। परमाणु के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये बात भी ठीक है ना। और न्यूक्लियस का साइज भी 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर ऑर्डर का होता है, ये रदरफोर्ड बता ही चुके थे। नील्स बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ सिद्धांत उन्होंने बताए। उनका पहला पॉइंट था कि पहली बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, किंतु वो लगातार एनर्जी को उत्पन्न नहीं करता, वो लगातार एनर्जी को बाहर नहीं भेज रहा है, परंतु हो क्या रहा है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में एनर्जी जाती है।
उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है और यह अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी वहां चक्कर लगा लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है और इन कक्षाओं को हम स्थायी कक्षाएं कहते हैं, अर्थात जिसमें एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होता है h/2π का, और उन कक्षाओं को हम कहते हैं स्थायी कक्षाएं, स्टेबल ऑर्बिट्स। एक पिक्चर बीच में आ रही है, आपने देखा होगा ध्यान से, कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिली, जैसे अभी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिली, तो यह इलेक्ट्रॉन तुरंत अपनी ऑर्बिटल को छोड़कर अपने से बाहर वाली कक्षा में चला जाता है और वहां कुछ समय रुकता है, 10⁻⁸ सेकंड, और फिर से वापस अपनी कक्षा में आ जाता है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आता है, वह इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना, और उस ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, एक फोटॉन का उत्सर्जन करता है, जिससे स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती हैं। और नील्स बोहर का यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो कर सका, किंतु यह उन एटम की व्याख्या नहीं कर सका, उस एलिमेंट के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, ना उस एटम की ना उस आयन की कि जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे। इसके बाद समरफील्ड आए। समरफील्ड ने एक नया परिवर्तन किया। समरफील्ड ने बताया कि बिल्कुल बात ठीक है, नील्स बोहर ने भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं। क्या बताया था कि भाई परमाणु है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने दो बातों पर ध्यान दिया। एक तो ये कि कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर ही मोशन करे ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि जो बीच का जो पहला है, जहां जिनके लिए n=1 और k=1 है, उनका सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पाथ गति कर रहा है, किंतु जहां पर n की वैल्यू और k की वैल्यू बराबर नहीं है, n=2 k=1, वहां वो दीर्घ वृत्ताकार पाथ पर चक्कर लगा रहा है। एक इन्होंने जोड़ दिया कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो भी वेरी करती है, वो सब जगह समान नहीं है, कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। दो क्वांटम नंबर्स का इन्होंने यूज किया, n और k। n डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को व्यक्त करता है, और जबकि k जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है k, वो डिटरमाइन करता है एंगुलर मोमेंटम को, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को व्यक्त करता है। इसके बाद भी समय जैसे जैसे चेंज होता गया, खोजें बढ़ती जाती हैं। 1926 एर्विन श्रोडिंगर। अब ये श्रोडिंगर साहब ने क्या किया? श्रोडिंगर प्रोपोज्ड द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। इन्होंने क्वांटम मॉडल दे दिया। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह भी कार्य करता है, केवल पार्टिकल ही नहीं है। डुअल नेचर डी ब्रोगली ने बताया, श्रोडिंगर ने अपने मॉडल में उसे दिया भी, कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, पर उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है, जैसे स्पिन बॉलिंग बॉल घूमती है ना दोनों तरफ को, तो इलेक्ट्रॉन भी दोनों तरफ को घूम सकता है। श्रोडिंगर फॉर्मुलेटेड ए वेव इक्वेशन that accurately calculated the energy levels of electrons in atoms। श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन भी दी, जिसके द्वारा हमें पता चला कि किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल में या किसी ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है, और उसने उस प्लेस की भी चर्चा की जहां नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल्स की बात आई, s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स, f ऑर्बिटल्स, इनकी उन्होंने चर्चा की। आज हमने एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बातें की। आज हमने बात की रदरफोर्ड के मॉडल की,
थॉमसन के मॉडल की, बोहर मॉडल, और हमने समरफील्ड मॉडल की बात की, और हमने श्रोडिंगर की एक बात की, एक इतिहास की बात की। जिन बातों को एक कहानी के रूप में आप अगर सुनेंगे तो आप उसको हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। धन्यवाद।